नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए यूपी जो है यूथ कंपटीशन की हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इसमें आपका पहला प्रैक्टिस सेट कवर हो चुका है। दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हम कवर करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे हिंदी का सेक्शन, देखेंगे 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट पहला ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी 10 से 15 प्रैक्टिस सेट होंगे आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छी तरह से सेट किए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। पहले क्वेश्चन से लेकर दिया गया है 1 से 4 तक क्वेश्चन। काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्य दिया गया है, उसे पढ़कर उत्तर देना है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या दिया गया है। दिया है आपका, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ और कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, ठीक है ना, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल के आई है। गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ और दिखाएं, ठीक है, अपना कोर अस्तित्व जमाएं। ठीक है, ये आपका जो है काव्यांश है। इसमें दिया गया है आपका प्रश्न, दिया गया है प्रश्न पहला है आपका, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो कौन सी इच्छा उत्पन्न हुई है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो है कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाएं, ठीक है ना, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूखे पत्ते प्रतीक हैं, तो सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? ये है आपका जो है मन के सूखेपन को दर्शाने के लिए जो है सूखे पत्तों का सहारा लिया गया है, जैसा कि आपके काव्यांश में दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर मन के सूखेपन की तुलना पेड़ के सूखे पत्तों से की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तीसरा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विचारों की कलियों पर, ठीक है ना, विचारों की कलियों पर जो है बहार का आगमन हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? चौथा क्वेश्चन है, तो गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों की परिपक्वता से है, ठीक है ना, यानी विचारों में जो है वजन आ गया, वजनाई आ गई है, मतलब परिपक्व हो गया है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, चौथे क्वेश्चन का सही। अगला क्वेश्चन आपका, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? यहाँ पर देखिएगा आपका गद्यांश से जो काव्यांश से हटकर एक क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त को जो है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि माना जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना। देखिए यद्यपि जो ऐसा है कि खड़ी बोली को कोमल रूप सुमित्रा नंदन पंत ने दिया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, किंतु भाषा के जो है सांस्कारिक प्रसंगों को सर्वाधिक जो है अंशदान मैथिली शरण गुप्त का ही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आपको पता है जो है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ठीक है ना, रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, श्रृंगार रस को। आपको पता है श्रृंगार रस के दो रूप होते हैं, कौन सा? दो भेद, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है ना। अब संयोग श्रृंगार की अगर बात की जाए तो जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, यानी नायक नायिका का मिलन होता है, वहां पर जो है संयोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ठीक है ना, ये आपके संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। यही वियोग श्रृंगार की बात करें तो जहां नायक और नायिका में जो है दूरी का यानी विरह का वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, यहाँ पर जब वनवास में जो सीता हरण हो जाता है तो भगवान राम जो है जो आसपास के जो है पेड़ पौधों से ये बात कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आकृति की दृष्टि से पूछा गया है, तो आकृति की दृष्टि से हिंदी जो है आपकी जो है श्लिष्ट भाषा है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, सातवें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसे जो है व्योगात्मक भाषा भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, तो अल्प प्राण किसे कहा जाता है? 8वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा
चो, ज और इय ये तीनों जो है अल्प प्राण हैं, ठीक है ना। ये तीनों जो है अल्प प्राण के समूह में आते हैं। 8वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। अल्प प्राण किसे कहा जाता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है वह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे च वर्ग का च पहले आता है, ठीक है ना, तो ये आपका अल्प प्राण हो गया। तो फिर देखिए च पहले आता है, तो फिर ज तीसरे नंबर पे आता है और ये जो है लास्ट में आता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण का आता है। आगे दिया गया आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो बहुव्रीहि समास की अगर बात की जाए तो इसमें जो है आपका चतुर्भुज जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाले, अर्थात भगवान विष्णु, अर्थात अगर तीसरा अर्थ निकलता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो चतुर्भुज जो हो गया आपका जो है बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1961 में। सन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला था? 1961 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका अलंकार बताना है। आपका दिया है सखिन सहित हरसी अतिरानी सुखत धानु पराजन पानी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। कौन सा अलंकार है? वो तो प्रेक्षा अलंकार है इन पंक्तियों में, ठीक है। यहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करिए जहां उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए, ठीक है ना। जहां उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा होता है। और यहीं अगर शब्द रूप में देखा जाए वहां पर जैसे शब्द आ जाता है मनु आ जाता है, मानो आ जाता है, मन हुआ जाता है, जन आ जाता है, जन हुआ जाता है, जानो, ज्यों, ये सब शब्द आते हैं। मनु मानो, जन जानो, ये सब शब्द आ जाते हैं। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार जो है सिंपल सी बात है हो जाती है। आंख बंद करके आप लोग वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? ध्यान रखिएगा, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप की बात की गई है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे रूपक अलंकार के उदाहरण पे देखा जाए तो जैसे मुखचंद्र, चरण कमल, कमल नयनी, ये सब जो है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार के, रूपक अलंकार के सब उदाहरण है, ठीक है ना। यानी एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द की जाए या ज्यादातर उसे ही मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, तो इसमें से कौन से शब्द का अर्थ तेल है? 13वां क्वेश्चन है। तो स्नेह का अर्थ तेल भी होता है ना, स्नेहक उसे भी कभी कभी स्नेहक भी बोलते हैं। तो स्नेह का अर्थ आपका तेल से लिया जाता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कौन कौन सा दिया गया है? प्रीति दिया गया है, प्रणय दिया गया है, अनुराग दिया गया, ये सब तीनों जो है आपके स्नेह के जो है प्रेम के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। ये सब जो है प्रेम के पर्यायवाची हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की सामान्यतः नहीं बोली जाती है? इसमें से कौन सी बोली जो है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो सही जवाब है मैथिली जो है ये आपके बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रचलन कम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से हो जाएगा, ठीक है ना। मैथिली आपके बिहार क्षेत्र में जैसे चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा जैसे क्षेत्रों में ये सब बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की यहीं बात की जाए तो यहाँ पर अवधी बोली जाती है, ब्रज भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, ये सब आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं, ठीक है ना। त्रुटि वाले वाक्य को चुनिए और उसके अनुरूप ABC चिन्ह लगाइए, यदि त्रुटिहीन हो तो D लगाइए, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो है किस शब्द में त्रुटि है? दिया गया आपका जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो सभा का विसर्जन नहीं होता है, ठीक है ना। सभा जो है विसर्जित न होकर के विसर्जन होता है, ठीक है ना। विसर्जित होगा, यहाँ जहाँ विसर्जन लिखा गया है सभा विसर्जित हो चुकी थी, ठीक है ना। तो विसर्जन न होकर के वहां पर क्या होगा?
विसर्जित होगी। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी शब्द में जो है त्रुटि है। 15 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है आपका मिठास शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग किया गया। मिठास की बात की गई है, तो मिठास शब्द में जो है 16वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आस प्रत्यय लगा है। ठीक है, क्या लगा है, आस प्रत्यय लगा है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा मिठास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्धन चारण। ठीक है ना, आधा त है, ध्यान रखिएगा। उत्धन चारण जो है उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ठीक है ना, अतः शब्द जो है इसका समानार्थी बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका परिणामतः। ठीक है ना, परिणामतः ये अतः शब्द की जगह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है सी से हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका अमी का तत्सम रूप क्या है। अमी दिया गया है, तो अमी का तत्सम रूप हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी अमृत का जो है तद्भव है अमी। ठीक है ना, अमी अभी कभी कभी बोला जाता है, तो अमृत का अमी का जो है तत्सम शब्द अमृत हो जाता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। जैसे गोपाल हो गया, घात हो गया, कांच हो गया और सकट हो गया। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कांच शब्द जो है ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी आपके सकट हो गया, घात हो गया, गोपाल हो गया, ये सभी के सभी जो है तत्सम है। देखिएगा जिस शब्द में चंद्राकार बिंदी आता है इस तरह से आता है, वो शब्द हमेशा तद्भव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वो शब्द कभी तत्सम नहीं हो जाता। ठीक है, या किसी में अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, वो भी शब्द हमेशा जो है तद्भव होता है, तत्सम नहीं होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ठीक है ना, बघेली बोली किस उपभाषा से है, तो ये आपका पूर्वी हिंदी है। ठीक है ना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली बोली आती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। ठीक है ना, प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल का उत्तर कोसल और दक्षिण से क्षेत्र जो है हिंदी का क्षेत्र है। ठीक है ना, इसमें जो है पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां कौन कौन से हैं, इसमें अवधी हो गया। देखिए पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और जो है इसमें कौन कौन सी आती है, अवधी आती है इसी में, बघेली इसी में आती है, छत्तीसगढ़ी भी इसी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जबकि बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोलियां जो आती हैं उसमें जो है भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ये सब जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है 22-23 में क्या दिया है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया आपका धोखे भरे आधुनिक समाज में खाली स्थान है कि प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आधुनिक समाज किनकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, सही जवाब हो जाएगा आपका प्रवंचन की। ठीक है ना, प्रवंचन की प्रवृत्ति जो है समाज में बढ़ती जा रही है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विकास के लिए आर्थिक क्या विविधता, सक्षमता, बहुलता या आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकास के लिए आर्थिक जो है आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी से हो जाएगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं। देखिए कल के लेक्चर में हम आपको बताए थे कि इसमें जो है कुंडलिया जो होती है, कुंडलिया शब्द जहाँ से जिस शब्द से शुरू होता है उसका अंतिम शब्द भी वहीं से खत्म भी होता है। ठीक है ना, तो कुंडलिया होती है, पिछले लेक्चर में आप लोग को बता चुके हैं, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। ठीक है ना, उसे पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से देखिए पहला सामान्य ज्ञान का और पहला हिंदी का लेक्चर कवर हो चुका, तो उसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। अब प्लीज़ देख के साथ साथ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी वीडियो रोक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा के अंदर रेखांकित शब्द है ना, तो बुढ़ापा का जो है रेखांकित संज्ञा बताना है,
सही जवाब है बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, तो सही जवाब हो जाएगा यह है आपका एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, बुढ़ापा हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञा हो। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। देखिए, जिस शब्द से व्यक्तियों और वस्तु की पूरी जात का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, गाय, घर, शिक्षक, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। और आगे देखते हैं, जिस शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, रामायण, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। और जिस शब्द से अनेक वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया परिवार, हो गया संघ, हो गया ढेर, हो गया, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। तीनों के तूने जो ऑप्शन में दिए इसका आप लोग क्लियर कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है। ये कहावत है, कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा। इस कहावत का भाव क्या है, सही जवाब हो गया एक विपत्ति से छुटकारा और दूसरी विपत्ति पर आ पड़ना। ठीक है ना, यानी एक जगह से आप एक विपत्ति खत्म हुई, दूसरी विपत्ति तुरंत आ गई। ठीक है ना, जैसे आसमान पे से गिरा और खजूर पे अटका। ठीक है, इस तरह से उदाहरण दिया जाता है। तो एक विपत्ति से छुटकारा मिला, तुरंत दूसरी विपत्ति आ पड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह बताइए। देखिए, प्रतिदिन नहीं दिया है, मोह जोड़ दिया है आगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रतिदिनम, दिनम जो है शब्द का समास विग्रह हो जाएगा आपका दिन, दिन और प्रति। ठीक है ना, दिन, दिन और प्रति हो जाएगा जो है प्रतिदिनम का समास विग्रह। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, दिन, दिन, प्रति होगा। इसमें अव्ययी भाव समास है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अव्यय एवं प्रधान होता है, उसके बाद समस्त पद जो होते हैं उसके बाद के अव्यय की भांति कार्य करते हैं, यानी अव्यय की तरह ही कार्य करते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपगंग, ये सब जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं, ध्यान रखिएगा। दिया गया क्या, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इसमें कितने विशेषण हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा इसमें 3 विशेषण। ठीक है ना, इसमें कितने विशेषण हैं, माफ कीजिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब डी, इसमें 3 विशेषण। कौन कौन विशेषण है जो है इसमें 3 कौन, पहला एक विशेषण हो गया अंतिम हो गया, पहला एक विशेषण जो है ये अंतिम हो गया, दूसरा विशेषण आपका सर्वोच्च हो गया, और तीसरा विशेषण आपका जो है ध्येय हो गया। ठीक है ना, ध्येय हो गया, ये 3 आपके विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रम से 1 से 6 तक की संख्या दी गई। ठीक है, बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाए जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। ठीक है, यानी जो जो आपके दिए गए हैं इसको जो है छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा। हाँ देखिए, अब दिखाई दे रहा है, जो है यर लव दिया गया है, इसमें जो है ऐसे लगाना है कि आपको जो है अच्छे से पूरा शब्द बन सके। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। कौन सा, पहले व आएगा, फिर ये आएगा, फिर ल आएगा, फिर र आएगा। तो शब्द कौन सा बन जाएगा, एक भौगोलिक सीमा, ध्यान रखिएगा, पहले वह आया ना, तो एक भौगोलिक सीमा में, उसके बाद एक राष्ट्रीय चेतना। ठीक है ना, एक राष्ट्रीय चेतना आ गया, उसके बाद लेकर रहने वाले व्यक्ति, लेकर रहने वाले व्यक्तियों में, ठीक है, व्यक्तियों की जो है लास्ट में आएगा कि समष्टि जो है ही देश है। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब कर लेते हैं पूरा बड़ा। दिया गया आपका, यहाँ पर छंद दिया गया है, दिया गया आपका, निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। तो इन पंक्तियों में छंद की बात कीजिए तो इसमें दोहा है। ठीक है ना, यह एक क्या है, दोहा है। ठीक है ना, दोहा में आपको पता है जिससे इसमें यह है, अगर छंद की बात करें तो यह दोहा छंद है या मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण हैं, देखिए इसमें 4 चरण है कि नहीं है। पहला यहाँ से खत्म होता है, देखिए पहला यहाँ से खत्म होता है, माफ कीजिएगा, पहला चरण यहाँ से खत्म होता है, दूसरा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। 4 चरण हो गए नहीं हो गए, इसमें 4 चरण हो गए। उसके बाद जो है
और प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। ठीक है ना, इस तरह से क्लियर होता है। आगे देखते हैं, इसमें अलंकार पूछा है, भी उदाहरण दिया गया है आपका, सूर सूर तुलसी शशि उडुगुन केशव दास और कवि खतोष से जह तह करे प्रकाश। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी से हो जाएगा, यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बिल्ड है? देखिएगा, हिंदी का क्वेश्चन है लेकिन संविधान से रिलेटेड है, तो यह जो है संविधान के 343 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, 343 अनुच्छेद में जो है संघ की भाषा यानी राजभाषा का वर्णन किया गया है 343 अनुच्छेद में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया गया आपका अंतरंग का सही विलोम क्या होगा? अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतरंग का विलोम जो है बहिरंग होता है। ठीक है ना, बहिरंग जो है अंतरंग का विलोम होता है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, और बाकी जो है आपके पहला और सी ये आपके जो है मिलते ही नहीं है, किसी के विलोम नहीं है। यही जब चौथा कुरंग दिया है तो कुरंग जो होता है वह है आपका हिरण का पर्यायवाची होता है, इस बात को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, तो इसमें जो है कौन सा कारक है? सही जवाब होगा संबंध कारक है ना, कार और मेरे भी संबंध है ना, तो यह जो है संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी से हो जाएगा, संबंध कारक है। यही कारक की अगर बात करें तो कर्ता कारक होता है जहाँ ने आता है कारक चिन्ह, कर्म कारक होता है जहाँ को आता है कर्म चिन्ह। ठीक है ना, कारक चिन्ह आता है। करण कारक की बात की जाए यहाँ कारक चिन्ह से जो है से के द्वारा होता है। संप्रदान कारक आपको जानते हैं, को के लिए जहाँ आता है संप्रदान कारक होता है। अपादान में जहाँ अलग होता है, ठीक है ना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से फल गिरा, ये सब अपादान कारक होते हैं, यहाँ अलग होता है। यही संबंध कारक की बात करें तो वहाँ का, की, के, रा, री, रे आता है, संबंध बताता है। अधिकरण आपको पता है मे पर आता है, जैसे बुक किताब जो है मेज पर है। ठीक है ना, यहाँ अधिकरण की बात आता है। यही और संबोधन की बात आती है तो आपको पता है संबोधन हे, अरे, अजी, अहो, ये सब जो है संबोधित करते हैं तो संबोधन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका लिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। 4 वाक्य दिए गए, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से होगा, राम ने रोटी खाई है। ठीक है ना, रोटी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है तो रोटी खाई हो जाएगा, ना कि खाया है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से हो जाएगा, राम ने रोटी खाई है। ठीक है ना, इसमें कर्ता राम है के साथ ने आया है और कर्म जो है रोटी खाना है। ठीक है ना, तो ये आपका राम ने रोटी खाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें रत्न है, नकल है, मोती है, बचपन है, तो इसमें कौन सा जो शब्द है जो पुल्लिंग है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, माफ कीजिएगा, इसमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? देखिए कौन पुल्लिंग नहीं है पूछा है। देखिए हाँ नहीं में आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऐसे जल्दी में क्वेश्चन पढ़ने को नहीं मिलता तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका नकल। नकल जो है आपका स्त्रीलिंग है, बाकी रत्न, मोती, बचपन ये तीनों के तीनों जो है पुल्लिंग है, लेकिन नकल जो है की जाती है, न कि किया जाता है। ठीक है, नकल की जाती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? जिस पर अनुग्रह किया गया, देखिए एक ही जैसे शब्द दिया गया, यहाँ पर इस तरह से कंफ्यूज करता है। वाक्य शुद्धिकरण आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अभी आप लोग क्लियर कर पाएंगे। तो क्योंकि आपको पता है जिस पे जो है अनुग्रह किया जाता है उसे अनुग्रहित कहते हैं, लेकिन अनुग्रहित लिखते कैसे हैं इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना, अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो बहुवचन की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका लड़के लड़के से कहते हैं, इसमें बहुवचन हो जाएगा। ठीक है ना,
लड़की लड़के से कहते हैं बहुवचन हो गया। लड़के ने कहा, सीधे सीधे दिख रहा है, कहा है तो एक वचन हो गया। लड़का कहता है, ये भी एक वचन हो गया। लड़के ने लड़के से कहा, ये भी आपका एक वचन हो गया, क्योंकि कहा है। और कहते हैं तो आपको पता है यहाँ पर बहुवचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष में संधि है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष शब्द दिया गया, इसमें कौन सी संधि है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसमें जो है यण संधि है, ठीक है ना। इसमें यण संधि है प्रत्यक्ष में, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद अगर किया जाए तो जो है आपका ई और अ मिल के जो है यह बनता है, तो जो है यण संधि यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी का उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है? तो यह है आपका स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है ना। दैत्यारी जो है आपकी स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है ना। अब देखते हैं, जब लघु या दीर्घ अ ई उ री के जो है उपरांत यानी बाद में लघु या दीर्घ समान स्वर आता है, तो उसके स्थान पर अ धन अ मिलकर आ मिल जाता है, तभी ना दैत्य और उसके बाद अ मिलकर के या बन गया, यानी दैत्यारी हो गया है, ठीक है ना। इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीलोत्पल में समास, शब्द में समास है, नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें जो है ऑप्शन सी कर्मधारय समास है, ठीक है ना। कर्मधारय समास है, क्योंकि जो है इसका समास विग्रह करे तो क्या होगा? नीला है जो उत्पल, ठीक है ना। ये आपका इस तरह से जो है तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए आपका कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वाभाविक स्वागत, ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना। इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें जो है दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग है, ठीक है। स्वागत में सु उपसर्ग होता है और स्वाभाविक में स्व उपसर्ग होता है, ठीक है ना। तो जो है क्रम से पूछा गया है, इसलिए पहले स्वाभाविक का बताएंगे, उसके बाद स्वागत का बताएंगे। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन डी में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो भी सही है, लेकिन जो क्रम से पूछा है ना, तो पहले स्वाभाविक आएगा, उसके बाद स्वागत का आएगा, ठीक है। तो पहले स्वाभाविक का स्व होगा और स्वागत का, देखिए स्वागत सुधन आगत लिखा जाता है ना, इस तरह से सु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द की जो है वर्तनी अशुद्ध है, इसमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 43 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कवित्री इस तरह से नहीं लिखते हैं, बाकी उज्ज्वल है, कवित्री है, मोक्ष है, तीनों के तीनों आपके माफ कीजिए क्या दिए गए, हाँ अशुद्ध है, बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ से सी से होगा 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि कवित्री इस तरह से नहीं लिखा जाता है। इस कवित्री का आपका ए होगा, कवइत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महाश्वेता का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता किसे कहा जाता है? तो महाश्वेता की अगर बात करें तो यह आपका जो है सरस्वती माता की पर्यायवाची है, ठीक है ना। महाश्वेता भी सरस्वती जी को कहा जाता है। और सरस्वती जी की और भी पर्यायवाची की बात कीजिए तो इनकी जो है महाश्वेता हो गया, बागीश्वरी हो गया, इला है, विधात्री है, ईश्वरी है, वाक है, आशा, ब्राह्मी, शारदा, बागीश, बीड़ापाणी, भारती, गिरा, ये सब जो है सरस्वती की पर्यायवाची है, ठीक है ना। यही बात की जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको पता है अश्व होता है, घोटक होता है, सैंधव भी होता है, लेकिन यातुधान नहीं होता है घोड़ा की पर्यायवाची। तो सही जवाब हो जाएगा आपका यातुधान जो है ये आपके घोड़ा की पर्यायवाची नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यातुधान जो है यह आपका राक्षस की पर्यायवाची होती है, ठीक है ना, राक्षस की पर्यायवाची होते हैं यातुधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार का विलोम क्या होगा? तो आपको पता है आचार का विलोम जो है अनाचार होता है, ठीक है ना। आचार का आप लोग विचार न कर दिएगा, ठीक है ना। आचार का विलोम आपका अनाचार होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जो शीघ्र ही
किसी बात या युक्ति को सोच लें उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जो है प्रत्युत्पन्नमति। ध्यान रखिएगा, उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्युत्पन्नमति होती है जो है जो शीघ्र सोच लें। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिंपल सी बात है, इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है ना, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है उसे क्या बोलते हैं? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पंक्तियाँ कुछ दिए गए हैं, उसमें पूछा है रस पूछा है। ठीक है ना, तो क्या दिया गया आपका? निस्दिन बरसत नैन हमारे। बहुत ही अच्छी लाइन दी गई है, निस्दिन बरसत नैन हमारे। इसमें जो है कौन सा रस है? तो इसमें जो है आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी जो है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार है, ध्यान रखिएगा। निस्दिन बरसत नैन हमारे, आगे क्या है? बहुत ही अच्छा उदाहरण आप लोग को अगर याद हो, तो हमें अभी याद नहीं आ रहा तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा ये उदाहरण है। ठीक है ना, यहाँ पर जब गोपियाँ जो हैं भगवान कृष्ण के विरह में ये आपके कहती हैं। ठीक है ना, हरिओत जी की ये पंक्ति लिखी गई है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका अलंकार पूछा है, दिया गया आपका सो शिव धनु मृलान की नाई, तोरहु राम गड़ेऊ गोसाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें जो है आपका उपमा अलंकार। ठीक है ना, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार इसमें दिया गया है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है डी से हो जाएगा। तो ये आपके हिंदी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से यहाँ से पूरा हो जाता है। आप लोग देखिए, सामान्य बुद्धि जो है यानी रीजनिंग का जो है लेक्चर नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी जो है इसके लिए जो है बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इसके लेक्चर हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। जो है इसका जो है PDF आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है जीके का पूरा 50 क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।